Hello students, today we are going to start next lecture of chemical reaction equation, which is a chapter 1 of class 10th. And in the last lecture we have studied about the balancing of chemical equation, characteristic of chemical reactions, and about the limitation and rectification of chemical equation. तो केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इक्वेशन की हेल्प लेते हैं और उस इक्वेशन में कई सारी लिमिटेशन आई तो उन्हें रेक्टिफाई हमने किया। वो सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मेन जो प्रीवियस क्लासेस का पार्ट अभी काम में आएगा वो ये है कि कई सारी केमिकल इक्वेशन जो आप पढ़ चुके हो, अब उन्हीं इक्वेशंस को हम फिर से लिखेंगे ताकि केमिकल इक्वेशन हमारे लिए इजी हो, हमें समझ में आए और हमें लर्न हो जाए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें। बैलेंसिंग वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के बाद आप आगे के लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू करें। तो बच्चों, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ जनरल टाइप्स की हम बात करेंगे। आपके सराउंडिंग जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इनमें से किसी पर्टिकुलर टाइप की होंगी। मींस किसी पर्टिकुलर टाइप की होने का मतलब कि हमारे सराउंडिंग होने वाले केमिकल रिएक्शन में या तो केमिकल रिएक्शंस काफ़ी स्लो होती हैं या कुछ केमिकल रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्लो और फास्ट का मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन स्लो है और कौन सी फास्ट है, हम उन्हें विद एग्जाम्पल समझेंगे। नेक्स्ट है, आपके सराउंडिंग में कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल चेंज रिवर्सिबल भी होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं। नेक्स्ट, कुछ केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बट ये वाला पार्ट आप पढ़ चुके हैं पहले, और कुछ एंडोथर्मिक होती है। स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एक्सोथर्मिक जिनमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सो और एंडो आपको काफी अच्छे से आता है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम, एक्सोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और इन्हें बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप स्टडी करोगे अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन होगा, एडिशन होगा, चीजें जुड़ेंगी, और डिकम्पोजिशन में चीजें टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में दो केस आप स्टडी करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपका होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर बच्चों, ये सारे टाइप हमें स्टडी करने हैं केमिकल रिएक्शंस के। इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्लो, फास्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स की बात करेंगे। एक्सो और एंडोथर्मिक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर से मैं बताता हूँ। एंडोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज, हीट एनर्जी हो या किसी पर्टिकुलर दूसरी एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, बट जहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा वो एंडोथर्मिक, जहां पर एनर्जी रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक। तो बच्चों, हम वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है स्लो एंड फास्ट। तो इसमें बात करते हैं स्लो रिएक्शन की। तो स्लो रिएक्शन का मतलब क्या होता है? स्लो रिएक्शन वो होती है विच कंप्लीट इन आवर्स। ऐसी रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में कई आवर्स लग जाते हैं, कई घंटे इनमें स्पेंड हो जाते हैं ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, या कई सारे दिन लग जाते हैं, और कई सालों में जो रिएक्शंस कंप्लीट होती है ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? स्लो रिएक्शन। और इसका बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है कि आयरन की जो रस्टिंग है ये कैसा प्रोसेस है? वेरी स्लो प्रोसेस है। आयरन रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है तो इस पर क्या होगा? रस्टिंग होगी। और रस्टिंग की रिएक्शन कौन सी होती है? जो आयरन रखा हुआ होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3.XH2, और इसी को आप क्या नाम देते हैं? रस्ट।
ब्राउन फ्लेकी लेयर लोहे पर जमा हो जाती है जिसे आप रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ऐसा तो नहीं होता कि आज आपने फ्रेश आयरन रखा और आप 2 दिन बाद देखेंगे उस पर रस्ट हो जाएगी। रस्टिंग में टाइम लगता है और वो जो लेयर डिपॉजिट होती है काफ़ी टाइम लेती है। मीन्स जो रिएक्शन काफ़ी समय में कंप्लीट होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, उन्हें बोला जाता है स्लो रिएक्शन। और भी स्लो रिएक्शंस हो सकती है जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का डिकम्पोजिशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। मैंने आपको बताया था विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन काफी स्लो होती है। हम इसमें MnO2 कैटलिस्ट ऐड करते हैं जिससे इस रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो ये है स्लो रिएक्शंस। अब बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की। फास्ट रिएक्शन which complete in a very short time, जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आपने जैसे ही रिएक्टेंट को डाला, कांटेक्ट में लाया, हैंड टू हैंड प्रोडक्ट बन गया। मींस कुछ सेकंड्स में जो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए उन्हें क्या बोला जा सकता है? फास्ट रिएक्शन। जिन रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा हो वो कैसी होती है? फास्ट। जिनकी स्पीड बहुत कम हो वो कैसी होगी? स्लो। तो सिंपल मीनिंग है, स्लो और फास्ट के मीनिंग से आप जज कर सकते हैं। बट इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं, आपको पता है एसिड और बेस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि बेस हमने ले लिया NaOH, एसिड आपने ले लिया HCl, यू विल गेट NaCl प्लस H2O इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। कुछ सेकंड के अंदर ही आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन बच्चों कैसी होगी? फास्ट रिएक्शन होगी। हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें, आप AgNO3 और NaCl को रिएक्ट कराओ, इंस्टेंटली वहां पर बन जाएगा AgCl और साथ में आपको मिलेगा NaNO3। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि AgCl यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, बाकी सब एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। तो हमारी हमारी अगली थ्योरी के साथ साथ हमारी केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस भी हो रही है, ये हमें रिवाइज भी हो रही है, हमें कलर भी याद हो रहे हैं, सारी चीजें हमारी कवर होती जा रही है और हमारा कंटेंट भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये फायदा है बच्चों अगर आप हर चीज को विद एग्जांपल्स प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्लो एंड फास्ट था, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो ये टाइप वाला जो हमारा आज का लेक्चर है काफी इजी है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में देखें, मान लेते हैं ए कोई आपका रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन उनको बोला जाता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और उसी टाइम पर जो प्रोडक्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो? रिएक्टेंट में। मींस ये रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। मींस रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शन में चलती है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन आप पहले आगे का कंटेंट पढ़ने से पहले ये तो जान लें, बेसिक तो आपके क्लियर हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और उनकी क्या कंडीशंस होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की पहली कंडीशन जो कि दोनों डायरेक्शन में चलती है, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और सेम टाइम पर प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपके सब्सटेंस हैं नेवर कंज्यूम। मींस आपके जो सब्सटेंस है या आपका रिएक्टेंट है और जो आपका प्रोडक्ट है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप बता सकते हो? ये इधर जा रहा है तो उसी टाइम पर जो यहाँ पर है वो इस तरफ आ रहा है। मींस आप जब भी देखेंगे तो आपको वहां पर रिएक्टेंट भी नजर आएगा और प्रोडक्ट भी नजर आएगा। और ये इक्विलिब्रियम, मींस ये जो चल रहा है ना प्रोसेस, ये कैसा है? डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक तो वो है जो रुका हुआ, और डायनामिक जो रनिंग में। मींस ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपका ना तो रिएक्टेंट कभी खत्म होगा ना आपका प्रोडक्ट कभी खत्म होगा। तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चों क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल। अब कभी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये है कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बन रहा है।
दोनों की स्पीड बराबर है, इसलिए ना तो रिएक्टेंट कभी खत्म होगा ना प्रोडक्ट कभी खत्म होगा, और ऐसी रिएक्शंस को बोला जाएगा बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन है इसे बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ की जो डायरेक्शन है इसे बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। और तीसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम स्पीड होती है, सेम रेट होती है। जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी वही क्या होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। दोनों की स्पीड बराबर होगी, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा आपके पास बचे रहेंगे। तो ये थी बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन, इनके एग्जांपल्स जैसे कि N2 प्लस थ्राइस H2 एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ये रिवर्सिबल होती है। ये एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं, तो आपके एग्जांपल्स फिर रिवाइज हो रहे हैं। 2NO एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये थी बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल की। तो अब आप बता सकते हो कि जो रिवर्सिबल में हुआ वो इरिवर्सिबल में नहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट केस आपको यहाँ पर बनाना है। तो बच्चों इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में जो आपका ए है वो केवल किस तरफ जाएगा, बी में। मीन्स which take place in only in one direction, take place only in one direction। ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट है वो केवल किस तरफ कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट की तरफ। ए पूरा बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर रिएक्टेंट विल गेट कंज्यूम्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब आपकी रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से वहां पर खत्म हो जाएगा। मीन्स इन रिएक्शन में आपको एंडिंग मिलेगी, जो आपका रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आपकी सब्सटेंस खत्म नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि आपने मिथेन लिया, आपने मिथेल को बर्न किया, इसका कंबशन किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में, और पूरा का पूरा मिथेन आपका इस तरह से खत्म हो जाएगा। मीन्स ये एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगी, ये कंप्लीशन पर जाएगी, ये रिएक्शन कंप्लीशन पर नहीं जाती है। ऐसी रिएक्शन को रिवर्सिबल बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो ये आपका सेकंड केस क्लियर हुआ। नाउ थर्ड केस जो है वो है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन और एडिशन। तो बच्चों इसमें भी आपको नाम से ही क्लियर हो गया है कि कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन किन को बोला जाएगा, जहां पर कॉम्बिनेशन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हुआ है? कॉम्बिनेशन का पता कब चलेगा, जैसे कि मैंने कई सारे केसेस लिखे, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी प्लस ई, और एक मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी। अब आप इन सारे केसेस में आइडेंटिफाई करिए कि किस केस को आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो बच्चों कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, कंबाइन होना, तो कॉम्बिनेशन तो यहां भी हुआ है, बट मैं नहीं बता सकता कि 100% कॉम्बिनेशन का केस होगा। कॉम्बिनेशन में तब बोल पाता जब सारे रिएक्टेंट मिल जाएं और प्रोडक्ट कितना बने, एक बने। तो कंडीशन क्या है कि इन रिएक्शन में अगर मुझे कॉम्बिनेशन बतानी हो तो कॉम्बिनेशन वो होगी जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट हो बट प्रोडक्ट आपके पास केवल कितने हो, एक हो। एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको ऑप्शंस में से कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करनी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जहां पर रिएक्टेंट अनेक होंगे बट प्रोडक्ट एक होगा, उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल और इसके डेफिनेशन से। when two or more than two reactants combine to form a single product। कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट एक होगा तो उसे आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, उसे आप एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं लूं इसका, तो
Na प्लस Cl2, ये मिलकर क्या बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा 2NaCl। रिएक्टेंट दो थे, प्रोडक्ट एक था, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन किस किस तरह का हो सकता है। दो एलिमेंट मिलकर, दो एलिमेंट आपस में मिले और ये क्या बना ले, कंपाउंड बना ले, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। सेकंड केस हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो और दूसरा हो आपके पास कंपाउंड, और ये मिलकर बना ले कंपाउंड। और तीसरा कंडीशन आपके पास पॉसिबल है, दोनों रिएक्टेंट किस फॉर्मेट में हो, कंपाउंड की फॉर्म में हो, और दोनों मिलकर क्या बना ले, एक न्यू सब्सटेंस बनाए, कंपाउंड बनाए। तो बच्चों इन तीनों केसेस में ये वाला जो केस है इसे अलग से डिफाइन किया जाता है, ये वाला केस अलग से डिफाइन किया गया है, और इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। तो बच्चों जितनी भी सिंथेसिस रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, कॉम्बिनेशन होंगी, बट सारी की सारी कॉम्बिनेशन सिंथेसिस नहीं होती है। तो तीनों केस किसके, कॉम्बिनेशन के, बट इनमें केवल यही केस कौन सा, सिंथेसिस रिएक्शन का केस है। तो सिंथेसिस एडिशन या सिंथेसिस कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस जो है वो कॉम्बिनेशन है, बट सारी कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, ऑल synthesis reactions are combination, but all combination reaction are not synthesis। ठीक है, आप समझ जाइए एग्जाम्पल से कि ये तीनों कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, बट इनमें से केवल एक केस ही सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन की विद एग्जाम्पल। अगर हम इनका डिस्कशन करें तो H2 प्लस Cl2 का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये क्या होगा, सिंथेसिस रिएक्शन होगी। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे आप सिंथेसिस बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि वो रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम नजर आए। यहां पर आपको केवल किसके एटम नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन के। यहां पर केवल किसके एटम नजर आ रहे हैं, क्लोरीन के। और यहां पर आपको डिफरेंट एलिमेंट के एटम नजर आ रहे हैं। तो कंपाउंड वो मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम नजर आते हैं। जबकि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मींस एलिमेंटल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेम टाइप के एटम आपको नजर आए। तो यहां पर केवल हाइड्रोजन का एटम है, यहां क्लोरीन का है, यहां दोनों का, इसलिए इसे कंपाउंड नाम दिया। और इन्हें मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, एलिमेंट बोल रहा हूं। ये डेफिनेशन आप क्लियर रखिएगा। इसका एग्जांपल लें तो हम O2 की रिएक्शन करवा दें SO2 से। ये एलिमेंट है, क्लियर आपको, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम है। ये कंपाउंड फॉर्म है क्योंकि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम यहाँ पर हैं। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों के एटम बॉन्डेड है। ये रिएक्ट करके बनाएगा 2SO3, कॉम्बिनेशन हो गया। ये दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, 2SO3। नेक्स्ट, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। तो हमने कंपाउंड मतलब यहां पर भी डिफरेंट एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट के एटम का ग्रुप हो, और यहां भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम का ग्रुप हो, और जो बनेगा वो भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम का ग्रुप हो। तो CaO को आप वाटर से रिएक्ट करवा दो, आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस केस का एग्जाम्पल हुआ। और ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि NH3 अमोनिया प्लस HCl, इट विल गिव NH4Cl। तो बच्चों ये केसेस मैंने इसलिए बताया ताकि मैं आपको ये कंडीशन बता सकूं। तो आप केवल इस केस को ध्यान रखिएगा, ऑल सिंथेसिस रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन, बट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट सिंथेसिस रिएक्शन। और ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकते हैं। तो अभी तक आपने जो इक्वेशन पढ़ी है आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। आप इसी के पैरेलल में आप स्टडी कर सकते हो कॉम्बिनेशन का ही अपोजिट क्या होगा। अगर इन सबको उल्टा कर दें तो ये आपको कैसी नजर आएंगी, डिकम्पोज होती हुई। अगर इसको आप उल्टा लिख देंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये रिएक्टेंट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मींस आपका रिएक्टेंट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। और जब रिएक्टेंट ब्रेक होगा तो उसे कॉम्बिनेशन ना बोलकर हम क्या नाम दे देंगे, डिकम्पोजिशन। तो बच्चों इसके पैरेलल हम सेकंड केस को स्टडी कर लेते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इन विच
a single reactant break down into two or more than two products। तो बच्चों, जब आपका एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि ए अगर बी प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन है, और इसको उल्टा लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन। अब जैसे यहां पर तीन अलग अलग केस थे, उसी टाइप के केसेस यहां पर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तीन डिफरेंट केसेस थे, वैसे ही केसेस वहां पर हो सकते हैं कि आप किसी कंपाउंड को ब्रेक करो और प्रोडक्ट में आपको दोनों जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में मिले? एलिमेंटल फॉर्म में। देखिए बच्चों, एक पर्टिकुलर केस हम बात करें, इसे फिर स्टार मार्क कर देता हूं। आपके पास कंपाउंड था रिएक्टेंट डायरेक्शन में, और जब आपने इसे डिकम्पोज किया तो दोनों प्रोडक्ट थे वो आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में मिले। तो ये जो पर्टिकुलर केस है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर एनालिसिस रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पर सिंथेसिस डिफाइन हुआ है, वैसे वहां पर डिफाइन होता है एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल लिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी से इसे डिकम्पोज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा 2H2 प्लस O2। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कि आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड था और इसमें केवल हाइड्रोजन के एटम है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसमें केवल ऑक्सीजन के एटम है, ये भी क्या मिला आपको? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो कंपाउंड से एलिमेंट एलिमेंट मिले। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस पर्टिकुलर केस ऑफ डिकम्पोजिशन इज नॉन एज एनालिसिस रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं इसी के साथ में, ऑल analysis are decomposition, but all decomposition are not analysis। कई सारे ऐसे डिकम्पोजिशन है जिसे आप एनालिसिस नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हम डिकम्पोजिशन करें, हमें मिलेगा CO प्लस CO2। तो ये जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखी है, ये रिएक्शन ओनली डिकम्पोजिशन है। ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन है। ये एनालिसिस रिएक्शन नहीं बोला जा सकता इसको। तो एनालिसिस कौन सी रिएक्शन होगी? जिनमें आपको जो प्रोडक्ट मिले वो कैसे हो? एलिमेंटल फॉर्म में हो। एनालिसिस उस डिकम्पोजिशन को बोला जाएगा जिसके प्रोडक्ट एलिमेंटल हो। मतलब सिमिलरिटी आपके सामने है कि कॉम्बिनेशन में भी एलिमेंटल केस हो और डिकम्पोजिशन में भी एलिमेंटल केस हो, तो उन्हें एक अलग नाम दिया गया है, सिंथेसिस, और उस तरफ एनालिसिस। क्लियर? ये आपका कॉम्बिनेशन था, ये डिकम्पोजिशन था। अब बात करें कि डिकम्पोजिशन जो होता है, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि आप एक बने बनाए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो। तो किसी चीज को ब्रेक करने के लिए, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर डिकम्पोजिशन जो है, वो उसमें जो एनर्जी सप्लाई की जाती है वो अलग अलग फॉर्म में की जाती है। तो डिकम्पोजिशन के टाइप देखते हैं हम। फर्स्ट केस की बात करें कि आपने डिकम्पोजिशन किया बाय हीट एनर्जी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और हमने एनर्जी दी हीट की फॉर्म में। तो इस पर्टिकुलर केस ऑफ डिकम्पोजिशन को बोला जाता है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? सेकंड केस है आपके पास, अगर आपने डिकम्पोजिशन किया इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रोलिसिस भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बाय लाइट एनर्जी, तो इसे बोला जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। तो बच्चों इन्हें फोटोलिसिस बोला जा सकता है और इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की,
कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या कौन सी रिएक्शन है जो हीट सप्लाई करने पर कंप्लीट होगी। तो हीट की बात करें तो अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए हीट सप्लाई करनी होती है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक और एग्जांपल जो 10th एनसीईआरटी में कई जगह दिया हुआ और इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। इसे भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये पीबीओ NO2 और O2 में कन्वर्ट होगा। हमारी रिएक्शन रिवाइज हो गई, येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड, NO2 की ब्राउन फ्यूम यहां पर आपको मिलेंगी, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी। चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो जैसे वाटर का डिकम्पोजिशन आप करेंगे तो इसके लिए आपको प्रोवाइड करनी होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2 प्लस O2 में। सिमिलरली अगर हम NaCl के लिक्विड मोल्टन NaCl से, देखो आप पढ़ोगे कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता है, तो आपको इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इसे लिक्विड बनाना होगा। तो मैंने यहां पर NaCl मोल्टन स्टेट में लिया और जब मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो मुझे मिलेगी सोडियम और क्लोरीन गैस। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, जिसमें आप लाइट सप्लाई करेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। अगर ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाए, ये सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाए तो ये ऑटोमेटिक रिएक्ट करके ग्रे कलर की सिल्वर मेटल और क्लोरीन यहां से निकलेगी, ये ग्रे होगा और ये वाइट होगा। तो सिल्वर क्लोराइड को मतलब आप लाइट की प्रेजेंस में नहीं रख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड को आप लाइट की प्रेजेंस में नहीं रख सकते हो, इसीलिए आपको बोला जाता है। इसके बाद हम यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वी नीड टू स्टोर AgCl in dark colored bottles। तो जिन बॉटल में सिल्वर क्लोराइड रखा जाता है वो डार्क कलर्ड की होती है ताकि उनमें सनलाइट एंटर ना हो पाए। अगर सनलाइट एंटर होगी तो आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस ग्रे कलर की मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और केस है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि येलो कलर का होता है, और सिल्वर के हेलाइट्स जो होते हैं AgCl या AgBr, ज्यादातर जो AgBr है ये यूज में आता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये फोटोग्राफी में काम में आते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिल्वर में और हेलोजन गैस स्टेट में वहां पर निकल जाती है। तो इस तरह से ये केस थे डिकम्पोजिशन के, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग डिकम्पोजिशन था, लाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अब यहां पर जो मैंने ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपको बताया, इसे थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ लीजिए। आपने स्टडी किया है, जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लें इस इक्वेशन का कि किस तरह से ये डिकम्पोजिशन यहां पर अकर होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो बच्चों इसे मैं इस तरह से बताता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए आपको एक कंटेनर लेना होता है और उस कंटेनर में आप उस लिक्विड को फिल कर रहे होते हैं जिसका आप डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, और उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो। तो यहाँ पर हमने NaCl मोल्टन स्टेट में लिया हुआ है जो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का। और इस डिकम्पोजिशन के लिए आपको दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है जो कि किसका काम कर रहा है, कैथोड का। कैथोड क्यों है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हो गया प्लेटिनम एनोड। प्लेटिनम के इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये आपकी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब आपके पास सॉल्यूशन में NaCl मोल्टन स्टेट में, मतलब आपके पास दो आयन है, एक है Na+ और दूसरा है Cl-। तो सॉल्यूशन में दो आयन है, Na+ और Cl-। अब बच्चों जैसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बैटरी स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जितना भी Na+ वहां पर सॉल्यूशन में होगा ये कहां पर चला जाएगा, एट कैथोड।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कहां पर है, कैथोड पर है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव आयन है, तो ये कैथोड पर क्यों जाएगा कि कैथोड पर इसको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम। क्लियर। और जो क्लोराइड आयन है वो कहां पर चला जाएगा, एनोड पर, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां पर दे सकता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइट का आयन उस इलेक्ट्रोड पर जाता है जहां पर उसका चार्ज खत्म होता है, तो Na+ को जाना पड़ेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और Cl- को वहां जाना पड़ेगा जहां पर उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे। तो Cl- कहां पर चला जाएगा बच्चों, एनोड पर, और एनोड पर इससे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं Cl- से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Cl, जबकि Cl, क्लोरीन जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्लोरीन का एग्जिस्टेंस है Cl2 की फॉर्म में। तो यहां पर जो मैं इक्वेशन लिखूंगा, इसमें 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर हम क्या लिखेंगे, Cl2। और इस प्रोसेस की जो ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी, ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली, ये ओवरऑल है, और ये आपकी हाफ इक्वेशंस हैं, एक कैथोड की और एक एनोड की। तो इस तरह से होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कैथोड पर अलग रिएक्शन होती है और एनोड पर अलग रिएक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी आपको समझ में आया, यहां पर आकर एनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को केटायन ने यहां से एक्सेप्ट कर लिया। तो इस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये न्यूट्रल एलिमेंट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और redox reaction. So students, thank you very much for watching this lecture.